तो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान अध्याय 2 पढ़ेंगे, आय, व्यय और बचत। तो पिछले अध्याय में मैंने आप लोग को तीनों शब्दों के बारे में बताया था, आय क्या है, व्यय क्या है और बचत क्या है। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और बेटा, इस लेसन से आपके प्रश्न जरूर आते हैं। तीनों टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर आता है। एक तो आपके विस्तृत प्रश्न में आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो श्योर ही आता है। तो आप लोग ध्यान से इस लेसन को देखिए। आय क्या है, व्यय क्या है और बचत सिर्फ आपको समझना है बेटा। अगर तीनों शब्द अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये लेसन समझना एकदम आसान है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा आय है, जो हम व्यय करते हैं और जो हम बचत करते हैं, तो हम बचत को कहाँ रखते हैं और क्या क्या हमारे पास तरीके हैं अपने धन को बचत करने का। ठीक है, हम लोग चेक के बारे में भी पढ़ेंगे, पासबुक क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बैंक क्या है, डाकघर क्या है, उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, LIC क्या है, ये सारा आपके इस लेसन में है। तो सबको आप ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि आपके चेक के बारे में भी पूछता है, पासबुक और चेकबुक में अंतर भी पूछता है, आपके लघुत्तरी में ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। आय क्या है, व्यय क्या है, बचत किसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आय, आय हम सब जानते हैं, आय किसे कहते हैं। जो धन हम कहीं निश्चित सेवा के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आय। ठीक है, ये तीन शब्द है बेटा, आय, व्यय और बचत। तीनों शब्दों को हमें ध्यान से समझना है। आय, व्यय और बचत। आय किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले जो धन हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आय। और व्यय जो होता है बेटा, ये अगर हम इसे कहें तो ये एक निश्चित अवधि में खर्च होने वाला या फिर प्रतिदिन जो खर्च होने वाला धन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यय। अब बचत किसे कहते हैं, जो हमारा आय है, इसके बाद हमने जो खर्च किया, उसके बाद जो हमारा शेष धन बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ठीक है, तो आय जान लिया आपने, व्यय जान लिया और बचत जान लिया। तो ये तीनों चीजें आपको समझना जरूर बेटा। ये आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, आय क्या है। इसके अलावा आपके ग्रॉस एवं क्रैंडल ने परिभाषा दी है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। ये परिभाषा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आय को परिभाषित कीजिए, आय का अर्थ क्या है, ये आपके विस्तृत प्रश्न में आता है। तो अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद हो पाता है तो सिंपल किसी निश्चित समय के अंतर्गत सेवा के द्वारा या संपत्ति का प्रयोग करके जो हमें धन प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे आय के भेद। आय जो होता है बेटा, उसके भेद क्या है। भेद मतलब प्रकार। आय के प्रकार कितने हैं, तो आय के 2 प्रकार हैं। पहला तो है हमारा प्रत्यक्ष आय, क्या है, डायरेक्ट। और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, प्रत्यक्ष आय, जो आय आप कोई सेवा के बदले, नौकरी के बदले, या जैसे आपने दुकान अपना भाड़े पे दे दिया है या कोई घर है आपने उसको भाड़े पे दे दिया, तो उसका जो किराया प्राप्त होता है, ये सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं, वह आय जैसे जो IAS PCS होते हैं, जो बड़े उच्च पद पे जो अधिकारी होते हैं, उनकी सेवा के लिए गाड़ी, नौकर, ये सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। तो वो सुविधाएं आपकी क्या कहलाती हैं, अप्रत्यक्ष आय। कहीं ना कहीं वो हमारे धन को बचत करता है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको नौकर मिलते हैं, घर मिलता है, तो आप क्या करते हो, उस पर जो धन खर्च होने वाला है वो आपका बच जाता है। तो वो भी हमारे आय के अंतर्गत ही आता है। तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अप्रत्यक्ष आय के। प्रत्यक्ष मतलब समझ गए, डायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो आय के भेद,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बेटा ये प्रश्न पूछ सकता है आय के भेद क्या है या आय के प्रकार कितने हैं। तो आय के दो प्रकार है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। आप कैसे लिखोगे, आय के भेद हेडिंग डालोगे, उसके बाद लिखना है आपको आय के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर प्रत्यक्ष को हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे, वह धन जो हमें किसी की सेवा, नौकरी, किराया या फिर कहीं भी आप कोई कार्य कर रहे हो, कार्य के बदले जो धन प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क मकान, निःशुल्क आपको जो भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मिलती हैं वो सब आपके किसके अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आय के भेद हो गया, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। इसके बाद है बेटा आपका अगला पॉइंट जो है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, परिवार के पारिवारिक आय के स्रोत, यानी जो भी परिवार के सदस्य हैं आपके यहाँ, उन सदस्यों के आय के स्रोत क्या है। स्रोत मतलब क्या होता है बेटा, माध्यम, यानी आपके घर में जो आय आ रहा है वो किन किन माध्यम से आ रहा है। पहला, परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। मुखिया कौन होता है, जो भी परिवार का हेड होता है, चूंकि वो परिवार को देखता है, चलाता है, तो उसके आय का क्या इनकम है, या फिर अन्य भी जो सदस्य हैं परिवार में उनका वेतन, ये हमारा क्या है, आय के स्रोत। इसके बाद मजदूरी भी है, मजदूरी भी हमारा आय के स्रोत है। जरूरी नहीं है कि हर कोई नौकरी ही करे, चूंकि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे खेती का काम ज्यादा होता है और वो खेती का काम सिर्फ किसान ही नहीं कर सकता, किसान को मजदूर की जरूरत होती है, या कहीं भी कोई काम हो रहा है तो वहां पे मजदूर की जरूरत होती है, तो वो मजदूरी जो कर रहा है वो भी उसका क्या कहलाता है, आय के स्रोत है। इसके बाद है व्यवसाय। व्यवसाय, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज का व्यवसाय कर रहा है, जैसे महिलाएं हैं पापड़ बनाने का व्यापार कर रही हैं, या फिर कोई भी जो भी कुटीर उद्योग लगाती हैं, आजकल तो बहुत सारा हो गया है, जैसे दोने बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारी चीजें, तो ये सब क्या है, आपके व्यवसाय है। वो व्यवसाय कुटीर भी हो सकता है और बृहद स्तर पे भी हो सकता है, ये भी आपका क्या है, आय के स्रोत है। इसके बाद है आपका ब्याज से प्राप्त आय। ये ब्याज क्या होता है, आप सब सुनते होंगे, जब किसी व्यक्ति के पास धन उपलब्ध नहीं होता है, उसे कोई कार्य करना है या उसके पास किसी चीज की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए उसके पास उपलब्ध धन नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के पास जाता है या फिर बैंक जाता है, वहां से वो क्या करता है, धन लेने की कोशिश करता है। तो धन ऐसे ही सब तो दे नहीं देगा, क्योंकि क्या भरोसा आप रिटर्न करोगे, नहीं करोगे सही से, तो इसके लिए क्या होता है, एक ब्याज का प्रोसेस रखा गया है। इसमें क्या होता है, आपको जो भी धन दिया जाता है उस धन पर 3% से लेकर के आपकी इच्छा जितनी, या फिर बैंक से अगर आप लेते हो, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, उसमें क्या होता है 11% आपको ब्याज भरना पड़ता है। तो वो ब्याज, अगर कोई व्यक्ति अपने धन को किसी दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति बैंक से नहीं लेना चाहता है क्योंकि बैंक ज्यादा ब्याज लेता है, तो वो व्यक्ति बैंक ना जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति से जब कोई धन लेता है तो वो क्या करता है, उस धन के अतिरिक्त जो धन उसे देता है वो क्या कहलाता है, ब्याज। तो ये भी हमारे क्या है, आय के स्रोत है। इसके बाद है परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे मुर्गी पालन करना, सिलाई करना, स्वेटर बुनना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सारे क्या है, घरेलू स्तर पर होने वाले कुशल गृहिणियां जो होती हैं, ये कार्य करके भी धन के स्रोत उनके पास हो जाता है, यानी ये भी उनके क्या है, आय के स्रोत है। इसके बाद है कृषि व्यवसाय। कृषि करके जो भी खेत के लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, खेती बाड़ी के द्वारा क्या करते हैं, वो भी उसके द्वारा उनका रोजी रोटी चलता है और उसी से उनका पूरा खर्चा चलता है, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो कृषि भी क्या है, हमारे एक व्यवसाय है, और इस व्यवसाय के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, धन। इसके बाद है पशुपालन। पशुपालन में आपका कुछ भी हो सकता है, मुर्गी पालन हो सकता है, बकरी पालन हो सकता है, और पशु में गाय भैंस जो भी है, इसके द्वारा अभी क्या है, पोल्ट्री फार्म बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे इन सब चीजों की तरफ ज्यादा जागरूक होते जा रहा है, और इससे क्या होता है, उसके आय के थोड़े स्रोत बढ़ जाते हैं, क्योंकि नौकरी सबके लिए तो नहीं है,
और जरूरी नहीं कि सबके पास उपलब्ध खेती ही हो जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके कारण क्या हो रहा है, अभी पशुपालन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हो गया। अब वो बकरी पालन भी हो सकता है, सुअर का भी पालन हो सकता है, गाय भैंस का भी पालन हो सकता है। इससे क्या होता है, परिवार को, जैसे गाय है भैंस है, इसका भी अगर बिजनेस किया जाता है तो परिवार को खाने के लिए भी उपलब्ध मिल जाता है, उसके अलावा उसके कुछ आय के स्रोत भी हो जाते हैं। फिर उपहार द्वारा आय, उपहार भी कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट करता है या शादी होता है, जैसे हमारे यूपी में कोई भी शादी होती है तो लड़की के घर अगर शादी पड़ती है तो जो लोग भी निमंत्रण में आते हैं वो लड़की के नाम पर कुछ पैसे दे करके जाते हैं। तो उपहार के द्वारा भी हमारे कुछ आय के स्रोत हो जाते हैं, जैसे जन्मदिन हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, इन सब में भी क्या होता है, आय के स्रोत होते हैं। इसके बाद है पेंशन। जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं यानी 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो वो अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें क्या मिलता है, पेंशन। और अभी में तो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने भी स्कीम चलाया है। जो भी व्यक्ति प्रौढ़ हो चुके हैं वो बैंक में क्या करते हैं, हर महीने कुछ पैसे पेंशन के रूप में जमा करते हैं, और जैसे ही वो 60 वर्ष के पूरा कर लेंगे उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अभी क्या है बेटा, गवर्नमेंट जॉब में पेंशन समाप्त हो चुका है, तो वृद्ध होने के बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे आय के स्रोत है। बस आप आय के स्रोत के पॉइंट को समझिए। पॉइंट अगर आपको याद हो गया बेटा तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए क्या है आपका पारिवारिक व्यय का अर्थ। पारिवारिक व्यय का अर्थ क्या होता है, जो भी हम धन प्राप्त करते हैं वो धन हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च जो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। इसके बाद गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य 2 तत्व हैं, आय और व्यय। ये भी पॉइंट अंडरलाइन में कर दे रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य 2 तत्व हैं, आय और व्यय। परिवार में आय के साथ साथ व्यय भी समान रूप से ही होता है, दोनों जरूरी बेटा, दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, एक आय दूसरा व्यय। क्योंकि अगर आय है तो व्यय होगा। जिस हिसाब से आप अर्निंग करते हो उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट भी करते हैं। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ हो, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यय। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा, अभी हमने आय के प्रकार देखा था। आय के हमारे कितने प्रकार थे, 2। अब हम देखेंगे व्यय के प्रकार। क्या देखेंगे बेटा, व्यय के प्रकार। ठीक है, अभी देखिए जो व्यय होता है उसके भी प्रकार है। पहला तो है हमारा निश्चित व्यय। क्या है बेटा, निश्चित व्यय। निश्चित व्यय क्या है, ऐसा व्यय जिसमें हम कोई भी काट छाट ना कर सके। जैसे भोजन, हमें भोजन नित्य दिन चाहिए, हमारे पास धन हो या ना हो, हम किसी से भी उधारी लेकर के, लेकिन भोजन की व्यवस्था पहले हम करते हैं। ये हमारा क्या है, निश्चित व्यय है। ठीक है, इसके बाद है बेटा फीस, मकान का किराया। ठीक है, किराया, आपके फीस, ये सब क्या है बेटा हमारे, ये सारे हमारे निश्चित व्यय है। हम इसमें कोई भी काट छाट नहीं कर सकते। हमें किराया देना है मतलब देना है, हमें बच्चे का फीस भरना है मतलब भरना है। तो कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिन्हें हम ना नहीं कर सकते, वो हमें करना ही करना है, यानी इन व्यय में हम किसी प्रकार का कोई काट छाट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अर्ध निश्चित व्यय। क्या है, अर्ध निश्चित व्यय। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अर्ध निश्चित व्यय। इसका क्या मतलब होता है, देख बेटा, अर्ध निश्चित, निश्चित भी है लेकिन अर्ध मतलब आधा, इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, ये हमारी इच्छा पर है। पहला हमारा क्या है, निश्चित व्यय, दूसरा हमारा क्या है, अर्ध निश्चित व्यय। जैसे वस्त्र, क्या है मैंने बताया, वस्त्र। अभी घर में शादी पड़ी है या बगल में शादी पड़ी है या रिलेशन में शादी पड़ी है, तो
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अर्निंग थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने पुराने ही वस्त्र में थोड़ा सा काट छाट कर देते हैं, क्योंकि आजकल कंट्रास्ट चला है ना। आप कोई भी लहंगा ले लियो, ऊपर के आप कुर्ती को बदल दिए, या दुपट्टे को चेंज कर दिए, या थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया, या जो भी आपके पास पुराने वाले वस्त्र है जो आपको बहुत पसंद है, आपने उसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, काट छाट। दूसरा, भोजन को भी हम इसमें रखते हैं बेटा। क्या है, भोजन। जैसे हमें बहुत पसंद है कि हम अच्छी अच्छी सब्जी बना के खाएं, अच्छा अच्छा डिश बना के खाएं, तो अच्छा डिश, अच्छी भोजन बनाने में हमें अच्छे धन भी खर्च करने होते हैं। तो हमें जब पता है कि हमारे पास धन का थोड़ा सा अभाव है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे भोजन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा धन कम लगे। जैसे सीजन वाली जो भी सब्जियां हैं बेटा, आप वो सब्जी खरीदते हो तो आपको कम दाम में मिलता है। जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप फूल गोभी, पत्ता गोभी लेते हो, शिमला मिर्च लेते हो, तो वो आपको महंगे मिलते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में वही क्या होता है, इतने सस्ते होते हैं कि आपको थोक के भाव में मिल जाते हैं। तो ऐसे भोजन पर व्यय करिए, जैसे मौसमी फल खाना, मौसमी सब्जियां लेना, और जो भी महंगी वाली सब्जियां हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अर्ध निश्चित व्यय में हम थोड़ा सा काट छाट कर सकते हैं, यानी उसे घटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमें खर्च करना है, मतलब करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा तीसरा, आकस्मिक व्यय। देखो बेटा, नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को, आकस्मिक। ऐसा व्यय जो पहले से निर्धारित ना हो, जो पहले से निश्चित ना हो, वो अचानक से हो जाए। जैसे कोई दुर्घटना हो जाना, कहीं अचानक से जाना हो गया, या फिर आपके अगल बगल या रिलेशन में कहीं अचानक से कोई फंक्शन आ गया, आपको पहले से नहीं पता है, तो ये क्या है, आकस्मिक व्यय है, ठीक। इसके बाद अन्य व्यय। अन्य व्यय में हम बहुत सारे व्यय को रख सकते हैं, ठीक। तो ये है आपके व्यय के प्रकार, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय। अन्य व्यय में हम ज्यादातर अपने मनोरंजन की चीजों को रखते हैं। क्या रखते हैं, मनोरंजन, यानी ये विलासितापूर्ण में है। ये क्या है बेटा, विलासितापूर्ण। विलासितापूर्ण किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास अच्छा खासा धन है तो हम महंगी गाड़ी से जा सकते हैं, हमें पैदल चलना पसंद नहीं है, हम महंगे कार में घूमेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे होटल में जाकर के भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये सब क्या है, हमारे अन्य व्यय में है। ये कब होता है, जब हम इन तीनों की पूर्ति कर लेते हैं, तब हम क्या आते हैं, चौथे व्यय पर आते हैं, ठीक है। तो आप सबको व्यय के प्रकार भी पता चल गया। आपने आय जान लिया, आय के प्रकार जान लिया, व्यय जाना और व्यय के प्रकार जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब है बेटा व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, ना आए तो भी बेटा ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप सब एक दिन गृहिणी बनोगे, तो गृहिणियों के अंदर ये सारे गुण होना चाहिए कि कैसे हमें अपना बजट तैयार करना है, हमें कैसे अपने आय के बारे में जानकारी रखनी है, हमें कहाँ कहाँ व्यय करना है उसकी हमें कैसे जानकारी रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी जरूरी होती है। तो व्यय को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, जो भी तत्व हैं, क्या है। पहला तो है परिवार का ढांचा। परिवार का ढांचा से मतलब क्या होता है, परिवार कितना बड़ा है आपका, संयुक्त परिवार है, एकांकी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत छोटा परिवार है, तो ये भी हमारे आय, जो भी व्यय हम करते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार में मुखिया एक है और सिर्फ वही कमाता है, लेकिन परिवार में कई सारे सदस्य हैं और सब पर खर्च ज्यादा है। तो आप भी देखते हो बेटा, संयुक्त परिवार में जो होता है कोई भी चीजें थोड़ी आती हैं या ज्यादा भी आती हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन एकांकी परिवार में क्या होता है, थोड़ा सा भी सामान आता है ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो परिवार का ढांचा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके व्यय को। फिर परिवार में सदस्यों की संख्या वही है, अगर कम लोग हैं तो कम खर्च होगा, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खर्च होगा। फिर परिवार में सदस्यों की उम्र, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कम कमाने वाले हैं या पुरुष बहुत कम है, महिलाएं ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है बेटा, व्यय ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमारा समाज क्या करता है, लड़कियां, अगर परिवार में लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो उन्हें दहेज देना, उनकी शादी करना, उनकी पढ़ाई करना, ये सारे खर्च होते हैं। तो इस तरह से भी हमारे व्यय बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर मान लीजिए परिवार में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो बच्चे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा में भी धन खर्च होगा। तो इस तरह से परिवार के सदस्य में उम्र क्या है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। परिवार का स्तर भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए बेटा, जो भी नीचे वाले होते हैं, निम्न वाले होते हैं,
सॉरी बेटा, आज बार बार डिस्टर्ब है, थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसकी वजह से गले में खराश। तो अभी क्या है बेटा, परिवार का स्तर हम देखते हैं। जो निम्न जाति के लोग होते हैं बेटा, वो कभी भी नहीं सोचते, उनके पास जो रहता है वो खाते हैं, जो रहता है वो पहनते हैं। लेकिन मिडिल फैमिली वाले क्या करते हैं बेटा, वो हमेशा हाई वाले फैमिली के लोगों को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। अभी मैं उनके यहाँ गया था, उन्होंने ऐसे स्वागत किया, तो वो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं भी वैसे ही करूं। अभी समाज में क्या होता है, अगर एक के घर सगाई ऐसे हुई है तो दूसरा भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, भले हो या ना हो, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से हमें चलना होगा। तो परिवार का जो स्तर होता है ये भी हमें हमारे व्यय को प्रभावित करता है। परिवार धन कमाने वालों का पेशा, मतलब जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके धन कमाने का क्या पेशा है, यानी क्या व्यवसाय है, कहाँ कहाँ से और किस तरीके का वो धन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। या देख बेटा, जो मजदूर वर्ग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको धन बहुत कम मिलता है। लेकिन जो लोग अच्छे लेवल की नौकरी पे होते हैं बेटा, वो आराम से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और लाखों रुपए महीने कमाते हैं। तो दोनों के जो भी दोनों लोग कमा रहे हैं, दोनों के कमाने में मेहनत अलग है। जो मजदूरी कर रहा है वो पूरे दिन मजदूरी करेगा, बहुत ज्यादा कमाएगा तो 350 से 500 रुपये, ठीक है। कहीं कहीं तो वो 150 200 में भी हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है बेटा, एक दिन के आराम से आदमी 10,000 5,000 ऐसे भी कमा लेते हैं। तो दोनों के कमाने का अंतर अलग अलग है, तो ये भी हमारे व्यय को प्रभावित करता है। इसके बाद है परिवार द्वारा मान्य धार्मिक सामाजिक परंपराएं। बेटा, आज भी हम लोग अपनी परंपराओं को भूले नहीं है। कोई भी तीज त्योहार आता है तो हमारे खर्च बहुत हो जाते हैं, जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, ईद हुआ, इस क्रिसमस हुआ, ये सारे जो त्योहार होते हैं ना बेटा, इस पर हमारे पास हो या ना हो, हमें बच्चों को नए वस्त्र दिलाने हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी जरूरत की चीजें हमें पूरी करनी है और हमें अच्छे अच्छे पकवान बनाना। तो इस पर भी हमारे खर्च ज्यादा हो जाते हैं। जिस महीने में त्योहार ज्यादा हो जाता है बेटा, उस महीने में थोड़े से खर्चे में ऊपर नीचे आ जाता है। फिर परिवार कैसे स्थान पर रह रहा है ये भी प्रभावित करता है। फिर गृहिणी की दक्षता सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, तो ये गृहिणी की दक्षता। गृहिणी अपने परिवार को चलाने में कितनी समझदार है, किस तरह से वो नियंत्रण करके, अपने व्यय पर नियंत्रण करके अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। अगर गृहिणी में सूझबूझ है, समझदारी है, अगर वो इस कार्य में दक्ष है, तो वो थोड़े ही कमाई से अपने परिवार को भी खुश रख सकती है और एक अच्छा यानी संपन्न परिवार भी बना सकती। कहते हैं बेटा कि जिस परिवार की गृहिणी समझदार होती है, पढ़ी लिखी, शिक्षित होती हैं, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे देश का विकास गृहिणियों पर ही निर्भर है। वो लड़की कितना भी कमाने वाली, कितने भी ऊंचे पद पे हो, कितने भी नौकर चाकर हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार का मैनेजमेंट नहीं संभाल पाते हो तो फिर आपका वो धन कमाना भी व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या है बेटा, बचत। थोड़ा सा हम लोग बचत को भी देखेंगे। बचत क्या होता है, पहले मैंने बताया जो हमारा आय होता है उसके बाद जो हम खर्च कर देते हैं, शेष जो हमारा धन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, बचत। यानी बचत जो है वो आय और व्यय का अंतर है। सिंपल भाषा में आप समझो, आय और व्यय का क्या है, अंतर। इसके बाद कुल आय में से कुल व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष हमारा बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, बचत। भविष्य में खर्च करने, वर्गी ने कहा है भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप जो भी संचित धन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, बचत। यानी हमने जो अपने व्यय में कटौती किया और कटौती के बाद जो हमारे पास धन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, बचत। अब बचत के प्रकार बेटा, ऐच्छिक और अनिवार्य, 2 प्रकार के होते हैं। देखो ऐच्छिक मतलब यहाँ हमारी इच्छा है, हमारी यहाँ पे क्या है, इच्छा है। हमारा इच्छा हुआ तो हम धन को बचाए, हमारी इच्छा हुआ तो हमने नहीं बचाया, ठीक है। व्यक्ति अपने आय का कुछ न कुछ अंश जो होता है वो बचा के रखता है, वो उसकी ऐच्छिक होती है। अनिवार्य, अभी अनिवार्य जैसे आप जानते हो, अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करता है बेटा तो उसका पीएफ कटता है। पीएफ मतलब आपके सैलरी का 12% जो होता है बेटा, कहीं कहीं इससे ज्यादा भी कटता है, वो 12% आपकी सैलरी प्लस आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनका, दोनों का मिला करके आपका एक पीएफ अकाउंट होता है, जहाँ पे हर महीने आपका वेतन से कट के पैसा वहां जाता है। जब आप रिटायर होते हो या जब आप नौकरी छोड़ते हो तो वो पीएफ का अकाउंट, जो पीएफ अकाउंट में आपके धन होते हैं संचित, वो आपको एक अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अनिवार्य है। यानी
अनिवार्य बचत जो हमारा होता है वो जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, अनिवार्य बचत है। इसके बाद है बचत के महत्व। देख बेटा, हम बचत जो करते हैं उसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो अपने परिवार के उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हैं। अगर हमने धन बचा कर रखा है, कभी भी हमें जरूरत पड़ गया तो हम उस धन से उस चीज की जो भी हमें जरूरत है उस चीज को हम अपना वहां पर खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, परिवार के सदस्य भी खुश और हमारा काम भी हो गया। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, अगर आप धन बचाते हो बेटा तो आपके पास एक अच्छा खासा धन हो जाता है। उस धन से आप क्या करते हो, समाज में अपने स्तर को ऊंचा उठा देते हो, यानी अच्छा मकान बनाना, अपने सुख सुविधाओं के लिए सामान लेना। तो इससे भी क्या होता है, आपके समाज में एक सम्मान बन जाता है। इसके बाद है आश्रितों का भरण पोषण। जो भी लोग आप पर आश्रित है, अभी जैसे बच्चे, लड़कियां होती हैं, जन्म लेती हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि उन्हें पता है मुझे बेटी को पढ़ाना है तो मुझे उसकी शादी भी करनी है। भले ही बेटी कितने भी अच्छे जॉब में हो जाए, लेकिन शादी में हमें खर्च करना ही। लेकिन आज के टाइम में क्या होगा बेटा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, दोनों के शादी में खर्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जो बचा के रखते हैं ना, वो हमें उस समय काम में आ जाता है। या फिर जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हमारे खर्चे थोड़े से कम होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई शिक्षा बढ़ने लगती है, उनके खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो उस समय भी हमारा वो धन काम आ जाता है। आकस्मिक कोई भी दुर्घटना हो गई, कहीं आपको जाना हो गया या कोई भी यात्रा के लिए जाना हो गया, तो वहां भी आपके जो बचत वाले धन है वो आपको काम आ जाता है। फिर सामाजिक महत्व, जैसे अगर आप कोई भी धन बचाते हो बेटा, अगर आप बैंक में रखते हो तो उससे क्या होता है, बैंक को भी इससे लाभ मिलता है। तो इससे हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश का भी विकास होता है। फिर बचत से लाभ, जो भी हमें बचत मिलता है, हमें बचत पर ब्याज भी प्राप्त होता है। बैंक में अगर आप पैसा, कोई इकट्ठा पैसा है, उसे आप जमा कर दो 5 साल 6 साल 10 साल के लिए, तो वो पैसे पर आपको क्या मिलता है, अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है। भविष्य में आकस्मिक जो भी चीजें हैं, कभी कोई बीमार हो गया, कभी नौकरी छूट गई या कुछ भी हो गया इन केस, तो उस समय ये आपका बचत आपको मदद करता है। वृद्धावस्था में आपके लिए सुरक्षा। फिर इसके बाद आर्थिक लाभ, यानी आपका जीवन और अच्छा होता है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, अगर आपके पास धन होता है ना बेटा, तो आपको अंदर से एक अलग सी खुशी होती कि चलो अभी मेरे पास जो भी है ना, मैं उससे अपना जीवन अच्छे से चला सकता हूँ। तो ये सारे आपके क्या थे। इसके बाद देखिए है आर्थिक लाभ, जीवन स्तर को उठाने में सहायता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्र के विकास में सहायक। ये सारे जो है आपके क्या हैं, बचत के महत्व है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हम बचत करते हैं उस बचत का हम कहाँ पर यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी जितना मैंने पढ़ाया आप सारे लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाला आप लोग को दूंगी। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। धन्यवाद।